नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है धाई माँ और इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। जब मैंने माँ की तस्वीर देखी तो मुझे शक हुआ कि शायद कोई ऐसी बात है जो माँ हमसे छुपा रही है, और मैं सच जानने यहाँ चला आया। मुझे एक बार दीदी की तस्वीर दिखाओ ना भाई। नक्श ने नील से विनम्रता से कहा तो उसने मनु की तस्वीर उसे दिखा दी। दीदी तो बिल्कुल ही माँ की हमशक्ल लग रही है भैया, नक्श ने तस्वीर देखते हुए कहा। क्या दीदी को पता होगा भैया कि उसके साथ जिसके साथ वो रहती है वो उनकी असली माँ नहीं है? मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो जिनके साथ भी रहती है ना, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखभाल की है मनु की। उसे देखकर ही लगता है कि बड़े ही नाजुक से पाला है उस माँ ने अपनी बच्ची को। शायद उन लोगों ने अपने निजी मामलों में बाहरी लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दिया होगा, है ना भाई? हाँ, लेकिन इतना आसान तो नहीं रहा होगा उनके लिए भी। कुछ भी हो, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे होंगे। खुले विचारों वाला परिवार होगा उनका, तभी तो दीदी पढ़ाई कर रही है। हाँ, तुम सच कह रहे हो। कब मिलवाओगे मुझे दीदी से आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद उससे कभी बात कर पाऊंगा या नहीं। और अब उससे सच बता के भी क्या फ़ायदा? सिर्फ तकलीफ होगी उसे, और कुछ नहीं, जैसे मुझे हो रही है। पता नहीं माँ को क्या क्या बोल गया मैं गुस्से में, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। आपकी नाराज़गी जायज़ है भैया। मुझे भी ये जानकर बहुत उस गुस्सा आया कि समाज के भय से हमारे परिवार वालों ने दीदी का त्याग कर दिया। मैं जब भी लोगों से किन्नरों की कहानियाँ सुनता था भैया, तो मुझे बहुत दुख होता था, और मैं हमेशा सोचता था आखिर क्यों वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। उन्हें भी तो अपने माँ बाप का प्यार पाने का अधिकार है। वो भी तो हमारी तरह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था भैया कि खुद हमारे अपने भी उसी समाज की बनाई विडंबनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। कहते हुए नक्श के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हाँ, और उन्हें अब भी अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। सबको सिर्फ इसी बात की चिंता है कि कहीं सच खुल गया तो लोग मुझ पर सवाल ना खड़े कर दे। नील ने बूझे मन से कहा। बाहर वालों को क्यों लगे गलत कहें हम भैया? समाज गलत तब होता जब उन्हें दीदी का सच पता होता। लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी हमारे परिवार वालों ने कि उनके घर में किन्नर का जन्म हुआ है, और सारा दोष समाज पर डाल दिया गया। जैसे दीदी को त्यागने का फैसला खुद घर वालों ने किया था, वैसे ही वो एक फैसला ये भी तो कर सकते थे कि वो अपनी बेटी को अपने साथ रखेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बस सब कुछ समाज पर थोप दिया और खुद बेकसूर बन गए। नक्श गुस्से से बोल रहा था कि तभी बस आ गई। नील ने उसे माँ का ख्याल रखने को कहा और गले मिलकर नक्श को वापस घर भेज दिया। फिर खुद बस में जाकर बैठ गया। नील अजमेर पहुंचते ही ईशा को कॉल करके बताता है कि वो वापस आ गया है। ईशा उसे बाहर मिलने को कहती है, तो नील उसे दूसरे दिन कॉलेज टाइम के बाद मिलने को कहता है, तो वो मान जाती है। दूसरे दिन दोनों अपनी क्लासेस लेने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। नील कॉफ़ी ऑर्डर करता है, तो ईशा कहती है, ये कॉफ़ी चाय बाद में पियेंगे, पहले ये बताओ अचानक से कौन सा काम आ गया था तुम्हें जो बिना बताए गायब हो गए थे? वो घर का कुछ ज़रूरी काम था, तो इसलिए जाना पड़ा। काम हो गया? हाँ, हो गया। तो फिर इतने शांत क्यों हो? कुछ दिनों से तुम्हारे बिहेवियर में बहुत से बदलाव दिख रहे हैं मुझे। क्या बात है नील? मुझे बताओ। नील का हाथ अपने हाथ में लेते हुए ईशा ने कहा, कुछ नहीं यार, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसी वजह से थोड़ा परेशान हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या? बताओ। मैंने ना अंकिता और मनु से दोस्ती कर ली है। वो दोनों बहुत ही अच्छी हैं यार। ईशा ने नील को बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। तो उसने भी हल्की स्माइल के साथ धीरे से कहा, मनु तो अच्छी है, पर सच जानकर लोगों के शायद विचार अच्छे ना रहें। नील, क्या तुम्हें मनु का सच पता है पहले से ही? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नील की बात सुनकर ईशा ने उससे सवाल किया, तो नील भी हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, सच पता था का क्या मतलब है?
तुम भी जानती हो क्या मनु के बारे में? हाँ, उसने मुझे और अंकिता को अपने बारे में सब बता दिया, ताकि हमारी दोस्ती में कोई दरार ना आए। क्योंकि उसे लगा कि अगर बाद में हम में से किसी को भी पता चलेगा कि वो किन्नर है, तो हम उससे अपनी दोस्ती तोड़ लेंगे। इसलिए उसने हम दोनों को सब बता दिया। मनु के साथ मेरी दोस्ती से तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे क्यों ऐतराज़ होगा? तुम्हें होता भी तो मैं उससे दोस्ती थोड़ी ना तोड़ देती। जब उसके अपने माँ बाप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, तो हम गैरों को किसने अधिकार दे दिया उसकी निजी बातों में बोलने का? और दोस्ती में जेंडर मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि हम अपनी दोस्ती के प्रति कितने ईमानदार हैं। ईशा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी सोच उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। कहते हुए नील की आंखें भर आई। उसके आंसू देखकर वो घबरा कर बोली, क्या हुआ नील? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? मुझे कुछ बताना है तुमसे। नील ने ईशा से कहा। तो उसने पूछा, अपने बारे में और मनु के बारे में? क्या बात है यार, जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? चलो बताओ, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और शायद तुम्हारी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। ईशा, मनु मेरी बहन है। मनु पहले दिन जब मिली थी तुमसे, तो उसने भी भाई बोला था तुम्हें। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी उसे बहन मानते हो। उसे पता चलेगा तो कितनी खुश हो जाएगी वो। शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। उसका कोई भाई या बहन नहीं है, इकलौती संतान है वो माँ बाप की। ईशा खुश होते हुए बोली। तो नील ने बड़ी हिम्मत करके कहा, वो इकलौती संतान नहीं है अपने माँ बाप की, क्योंकि उसके दो भाई भी हैं, नील और नक्श। मतलब? ईशा ने नासमझी से पूछा। नील उससे कुछ बोलने को होता है, तभी ईशा को किसी का कॉल आ जाता है और उसने बिना देखे ही कॉल कट करके साइड में रख दिया। ऐसा करते देख नील बोला, कॉल पिक कर लो, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो किसी को। तुम्हारी बातों से ज़रूरी कोई काम नहीं है नील। तुम बताओ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि मैं और मनु जुड़वा भाई बहन है। नील ने उसे बताया। तो ईशा तुरंत ही बोल पड़ी, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अपनी माँ के साथ रहती है यहाँ, और तुम्हारी माँ तो गांव में है। हाँ, वो अपनी माँ के साथ रहती है यहाँ, लेकिन जन्म देने वाली माँ के साथ नहीं, पालने वाली माँ के साथ रहती है। क्या तुम घुमा फिरा के बातें कर रहे हो नील? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छे से बताओ सारी बात। ओके, बताता हूँ, सुनो। फिर नील ने सारी बात ईशा को बताई, तो वो भी हैरान रह गई सारी बात जानकर। और फिर बोली, मतलब हमारी मनु को अभी ये नहीं पता है कि उसके असली माँ बाप कौन है? अगर ये बात उसे अब पता चलेगी तो क्या बीतेगी उसके ऊपर नील? इसलिए मैंने सोच लिया है कि ये बात हम मनु को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उसे जो प्यार और अपनापन उन लोगों ने दिया है, वो शायद हमारे अपने उसे कभी नहीं दे पाते। मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ ईशा, कि ये सच तुम अपने तक ही रखना। लेकिन नील, क्या सच छुपाना सही है? मनु को भी हक है अपनी असलियत जानने का। अगर उसे कभी ये सारी बातें पता चल गई, तो वो सबसे ज़्यादा नाराज़ तुमसे होगी। क्या तुम झेल पाओगे उसकी नाराज़गी? अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए यार। जैसे तुम्हें बताया है मैंने, सही समय देखकर बता दूंगा उसे भी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। थैंक्स यार। ओके, अब हमें चलना चाहिए, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। अगर देर हुई पहुंचने में तो सब परेशान होंगे। ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर मैं अपने रूम पर चला जाऊंगा। नील ईशा से कहता है, तो वो उसके साथ ही चल देती है। रात में खाने का वक्त हो गया था, लेकिन मनु अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। दिशा ने कई बार उसे आवाज़ दी, लेकिन ना तो उसने कोई जवाब दिया और ना ही दरवाज़ा खोला। दिशा परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी किसी ने उसे पुकारा। दिशा पीछे मुड़ी तो आंसू को देखते ही उसके पास दौड़कर गई और उनसे कहने लगी, पता नहीं क्या हो गया है हमारी गुड़िया को। वो ना तो दरवाज़ा खोल रही है और ना ही कोई जवाब दे रही है। आप चलकर देखिए ना, क्या पता आपकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाए। चलो देखता हूँ मैं, तुम परेशान ना हो।
आंसू ने दिशा को समझाया और फिर मनु के कमरे की तरफ बढ़ गए। क्या हुआ हमारी बिटिया रानी को? आज पापा से गुस्सा हो क्या बेटा? मुझे माफ कर दो, मैंने आने में देर कर दी क्योंकि तुम्हारे लिए उपहार भी तो लेने थे ना। आंसू ने प्यार से मनु का दरवाजा खटखटाया और फिर बोला, देखो बेटा, मैं अपने दोनों कान पकड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अब तो बाहर आ जाओ। मनु ने धीरे से दरवाजा खोला और आकर अपने पिता के गले लग गई। उसे प्यार से पुचकारते हुए आंसू ने कहा, क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? सब कुछ आप दोनों की वजह से हो रहा है, मनु ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। तो आंसू और दिशा दोनों एक साथ बोल पड़े, मेरी वजह से क्या हुआ है तुम्हें बेटा? चलो बैठो पहले, मुझे आज आप दोनों से कुछ पूछना है। कहते हुए मनु दोनों का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती है। अब तो बताओ तुम्हारी नाराजगी हमसे क्यों है? आंसू ने बैठते हुए कहा। आप दोनों मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, अब सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देंगे, समझे आप दोनों? हल्के गुस्से में मनु ने कहा तो दोनों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो सबसे पहले मेरा सवाल आंसू जी से है। आप बताइए, आपने अभी तक अपनी पत्नी से ये जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण वो आपके साथ नहीं रहना चाहती? कोशिश तो की, लेकिन मेरी पत्नी कोई जवाब नहीं देती मुझे। आंसू ने भी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अच्छा, तो अब मेरा अगला सवाल आपसे है दिशा जी, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? मनु ने दिशा की तरफ देखते हुए कहा। तो वो बोली, आज तुझे क्या हो गया है गुड़िया? क्या आपको याद नहीं मैंने क्या कहा था? आपको सिर्फ जवाब देना है। हाँ याद है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप क्यों नहीं जाना चाहती अपने पति के साथ? मनु का सवाल सुनकर दिशा इधर उधर देखने लगती है। तो मनु कहती है, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम। वो बात यह है कि मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती, दिशा ने धीरे से कहा। जिसे सुनकर आंसू एकदम से चौंकते हुए बोला, किसने दूसरी शादी कर ली दिशा? आंसू जी, शायद आप भूल गए हैं कि आप ही इनके पति हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी शादी की ही बात कर रही हैं। क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया दिशा कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं था? लेकिन पुष्पा ने तो मुझसे यही कहा था कि आपने दूसरी शादी कर ली है। लोग तो मुझसे भी ये कह रहे थे कि मैं तुम दोनों से अब कभी नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। इसका नतीजा ये है कि तुम दोनों आज मेरे सामने हो। लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी दिशा। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती इस बारे में। आंसू ने अपनी नाराज़गी जाहिर की तो दिशा मनु की तरफ देखने लगी। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में। आप दोनों बात करिए, कोई काम हो तो आवाज़ देना मुझे। मनु इतना कहकर वहाँ से धीरे से खिसक गई। दिशा कुछ बोलने को हुई, तभी आंसू ने कहा, कुछ सीखो हमारी बिटिया रानी से। 1 घंटे में सारी गलतफहमी दूर कर गई तुम्हारी, जिससे तुम न जाने कितने सालों से अपने दिल में दबाए बैठी थी। मैं आपसे माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए वो आंसू के कदमों में झुक गई। आंसू ने दिशा को तुरंत उठाकर अपने गले से लगाया और बोला, तुम्हारी जगह हमेशा मेरे दिल में थी और मेरे दिल में ही रहेगी, मेरे कदमों में नहीं। दोनों की आंखें खुशी से भीगी हुई थी। आंसू ने दिशा को अलग होते हुए कहा, वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरी बिटिया रानी में मेरे सारे गुण हैं, वो बिल्कुल मेरी तरह बनेगी, और वो सारे आपके गुणों से मैंने ही सिखाए हैं, दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आंसू ने उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छा जी? हाँ जी, कहकर दिशा हंसने लगी। तो आंसू भी ठहाके लगाकर हंस पड़ा। मनु अपने कमरे में लेटे हुए माँ पापा के हंसने की आवाज़ें सुनती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक जाते हैं। वो अपने मन में कहती है, आज मुझे असली खुशी मिली है माँ। आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में हंसते मुस्कुराते रहें। आप मेरी वजह से अपने प्यार से दूर गई थी, तो आपको आपके प्यार से मिलाना मेरा फ़र्ज़ था माँ, और मैंने वही फ़र्ज़ निभाया है।
यही सब सोचते हुए मनु की आंख लग जाती है। आंसू दिशा से पूछता है, अब तो बताओ तुम हमारी बेटी के साथ कब गृह प्रवेश करोगी हमारे घर में? तुम दोनों के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है मुझे। जब सारे फैसले आपकी बिटिया रानी ले रही है तो आप उसी से पूछ लो। जो कहेगी वही करना पड़ेगा अब तो, नहीं तो हजार नखरे दिखाएगी मुझे। मुस्कुराते हुए दिशा ने कहा। तो आंसू ने मनु को आवाज लगाई। जब मनु की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो वो दोनों ही उठकर उसके कमरे में गए, जहां मनु को आराम से सोता हुआ देखकर दिशा उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आंसू से कहने लगी, जब हमारी गुड़िया को कोई तकलीफ होती थी तो वो मुझसे हर बात की शिकायत करती थी, और जब मैं प्यार से समझाती थी तो बस इतना ही कहती थी, माँ, अगर मैं मम्मा पापा दोनों के साथ रहती तो शायद मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। उसकी बातों से मेरा भी मन कचोट कर रह जाता था, लेकिन मैं बस उसे कोई ना कोई बहाना बना देती थी। जैसे जैसे ये बड़ी हुई इसकी शिकायतें भी कम होती गई, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता था कि शायद मैं उसे एक पिता का प्रेम और स्नेह नहीं दे पाई कभी भी। और इस बात पर मुझे विश्वास भी हो गया, क्योंकि गुड़िया जब से आपसे मिली है उसके चेहरे पर जो चमक बिखर रही है वो सब कुछ बयां कर रही है। और ये सच भी है कि बाप की कमी एक माँ कभी पूरी नहीं कर सकती। बच्चे अच्छा संस्कार अपनी माँ से सीखते हैं, लेकिन बिना डरे सिर उठाकर वो बाहर तभी निकल पाते हैं जब उनके सिर पर पिता का हाथ होता है। और अब से माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा हमारी बिटिया रानी को। आंसू ने दिशा से कहा और फिर उन्हें बाहर चलने को कहा ताकि मनु की नींद ना खुल जाए। दूसरे दिन दिशा मनु से कहती है कि कॉलेज जाने से पहले पापा से बात कर लो, तो वो रास्ते में बात कर लूँगी कहकर घर से निकल जाती है। रास्ते भर बस किसी ख्याल में खोई रहती है। उसे ध्यान नहीं रहता कि उसे पापा से बात भी करनी है। फ़ोन बजने से वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने फ़ोन को देखती है तो पापा का नाम फ्लश हो रहा था स्क्रीन पर। तब उसे माँ की कही बात याद आती है। वो जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, सॉरी पापा, मैं बस अभी आपको फ़ोन करने वाली थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम करती फ़ोन या मैंने कर लिया, बात तो एक ही है। उधर से आंसू की आवाज़ आती है। हाँ पापा, ये तो सच कहा आपने। वो मैं तुमसे बिना मिले चला आया था ना रात में, तो सोचा बात कर लूँ, नहीं तो मेरी बिटिया रानी फिर से नाराज़ हो जाएगी और उसे मनाना बहुत भारी पड़ेगा फिर तो, कहकर वो हंसने लगी। तो मनु ने कहा, अच्छा किया आपने पापा, लेकिन मुझे पता है कि बात कोई और ही है। अब आप बताएंगी या मैं ही बताऊं आपको? तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो बेटा। 15 दिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपकी इच्छा अनुसार हम सब साथ में अपने घर पर होंगे पापा। लेकिन इतना समय क्यों बेटा? इतना तो बहुत ज़्यादा है। बस मेरे लिए पापा इतना टाइम ही चाहिए आपसे, उसके बाद कुछ नहीं कहूँगी मैं। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे तुम्हारे खिलाफ जाकर डांट थोड़ी ना सुननी है तुम्हारी माँ से। इतना कहकर आंसू हंसने लगा तो मनु के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। ठीक है पापा, बाद में बात करती हूँ, मनु ने कहकर फ़ोन काट दिया और फिर अपनी दोनों आंखें बंद करके लंबी सांस लेते हुए खुद से बोली, पापा, मैं नहीं चाहती कि हम सब जब एक साथ एक छत के नीचे हों तब मेरे अतीत की कोई भी बात आप लोग हमसे छुपाएं। इसलिए मैं सब कुछ पहले ही आप लोगों के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बस थोड़े दिन और। यार मनु, तू इतनी गुमसुम सी क्यों है आज? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अंकिता ने कहा। तो मनु मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम साथ नहीं होती तो मेरा गुमसुम रहना तो बनता है ना। पहले क्यों नहीं बोला तूने? क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? पता होता तो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती मैं, समझी तू? अरे नहीं यार, मुझे बख्श दो तुम। अगर हमेशा मैं तेरे साथ रही तो पक्का बोल बोल कर मुझे पागल कर देगी, कहकर मनु हंसने लगती है। तो अंकिता गुस्सा होकर कहती है, क्या यार मनु, तू मेरा मजाक ना उड़ाया कर, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगी आज से। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो बस मजाक कर रही थी यार। सच तो यही है कि जिस दिन मैं तुझसे बात नहीं करती उस दिन सच में मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। अच्छा ठीक है,
अब चलो, ईशा दी कब से हमारा इंतजार कर रही है। कहकर अंकिता मनु का हाथ पकड़कर ईशा के पास ले जाती है। तभी नील भी आ जाता है वहां, जिसे देखते ही मनु की आंखें भर आती हैं और वो जल्दी से अपना मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है ताकि उसके आंसू किसी को भी ना दिखे। नील को समझ नहीं आता कि वो मनु से क्या बोले, लेकिन जब ईशा इशारा करती है कि कुछ बोलो उससे, तो वो मनु से पूछता है, कैसी हो मनु। मनु जो मुंह फेर कर खड़ी थी, उसने जल्दी से सामने आकर स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई। नील को भाई कहते हुए मनु का दिल कर रहा था कि वो नील के गले से लग जाए, लेकिन वो खुद को संयंत्र करके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे खड़ी थी। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि आज वो कितनी उलझनों से लिपटी हुई खड़ी है अपने भाई के सामने। उसके कानों में इस वक्त नील के कहे हुए वही शब्द गूंज रहे थे कि मैं और मनु जुड़वा भाई बहन हैं। मनु के सामने खड़े नील का भी यही हाल था। उसका भी दिल कर रहा था कि वो मनु से कह दे कि ये भाई सच में उसी का सगा भाई है, लेकिन उसका दिल एक सलाह भी दे रहा था कि अगर मनु को सच बताया तो शायद उसे बहुत तकलीफ होगी। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मैं भी ठीक हूँ, और फिर वहां से चला गया। मनु नील को जाता हुआ देख रही थी। तभी अंकिता ने कहा, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों देख रही है तू उन्हें जाते हुए। कुछ कहना था क्या उनसे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यार तू ठीक है ना। आज तू बार बार इतनी शांत क्यों हो जाती है। कोई बात है तो बता ना हमसे। मुझे लाइब्रेरी जाना था, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहकर मनु वहां से चली गई, क्योंकि उसे अब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। अंकिता ईशा की तरफ देखते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही चुपचाप सी है। आज तो आपसे बात भी नहीं की इसने। कल क्लास से निकलने के बाद बार बार आपको ही पूछ रही थी। मेरे मना करने के बावजूद भी आपके पास कॉल किया था इसने, लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया इसे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या कहा तुमने। लेकिन कल तो मेरी बात ही नहीं हुई मनु से। ईशा ने अंकिता की बात सुनकर चौंकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे। घंटों बैठी थी ये कान से फोन लगाए, लेकिन खुद कुछ नहीं बोल रही थी मनु। अंकिता ने कहा तो ईशा ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन में अपनी कॉल डिटेल्स चेक की, तो उसमें मनु की कॉल रिसीव हुई देखते ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। वो अपने माथे पर उंगलियां फिराते हुए खुद से बुदबुदाई, इसका मतलब मुझसे मनु की कॉल रिसीव हो गई थी कल, और मनु ने वो सारी बातें भी सुनी होंगी जो कल नील ने उसके बारे में मुझे बताया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसे सारी सच्चाई पता चल गई। ये मुझे नील को बताना होगा अभी। कहते हुए वो वहां से चली गई। अब इन्हें क्या हो गया। अंकिता ईशा को जाते हुए देख खुद से कहती है, और फिर वो भी अपनी क्लास में चली जाती है। मनु लाइब्रेरी में बैठी सोच रही थी, आखिर क्यों सब लोग मुझे सच बताना नहीं चाहते। सबको ऐसा क्यों लगता है कि सच जानकर मुझे तकलीफ होगी। हाँ, होगी मुझे तकलीफ। अगर सब लोग मिलकर अब भी मुझसे सच छुपाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं चाहती कि जब मैं माँ बाप के साथ हमारे घर में रहूं तो अचानक से कोई ये कह दे आकर कि मैं उनकी अपनी संतान नहीं हूँ। इसलिए पापा के साथ घर जाने से पहले सबसे सच सुनना है मुझे। मुझसे जुड़ी हुई सारी बातें जाननी है मुझे, ताकि फिर कभी माँ पापा के अलगाव की वजह मैं ना बनूं। ईशा नील को ढूंढते हुए उसकी क्लास में जाती है, तो वो लास्ट बेंच पर अकेला गुमसुम सा बैठा हुआ मिलता है। वो झट से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए क्लास से बाहर ले आती है। नील हैरान होकर कहता है, क्या हुआ यार अचानक तुमको, कहाँ ले जा रही हो। सब गड़बड़ हो गई नील, तुम्हें आज ही मनु से बात करनी होगी, उसे सच बताना होगा। लेकिन क्यों। अभी मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं खुद ही इतना परेशान हूँ, अब उसे परेशान नहीं कर सकता। नील ने ईशा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, उसे सब पता चल गया है नील, और अगर अब तुमने उसे सारा सच बताने में देरी की तो शायद वो तुम्हारी बात भी नहीं समझेगी। क्या कहा ईशा, उसे कैसे पता चला। ये बात तो तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं थी ना। तो क्या तुमने उसे बता दिया सब। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने क्यों बताया उसे। नील ने ईशा से नाराज होते हुए
कहा, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को भी। नील, वो बात ये है कि कल मनु ने मेरे पास कॉल किया था और पता नहीं कैसे मुझसे कॉल रिसीव हो गया, जबकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। और मनु ने शायद हमारी सारी बातें सुन ली। उसे सच पता चल गया है। ईशा की बातें सुनकर नील के तो जैसे होश उड़ गए। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोला, मनु कहाँ है? तुम जानती हो? तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।